नमस्कार दोस्तों, हम अभी अपना गांव तिलैया में मौजूद हैं और ये तिलैया के गांव के पीछे का जो एरिया है हम लोग उसमें मौजूद हैं और अभी इधर फसल लगी हुई है। और हमारे इस चैनल पे रेलवे में सेवा दे रहे हैं, 10 सालों से सेवा दे रहे हैं और हमारे भैया श्री चंदन कुमार जी। तो हम जानेंगे इनसे बचपन से लेकर के अब तक का सफ़र, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, किन कठिनाइयों को झेला और कैसे इनकी स्टोरी हमारे लिए या हम जैसे तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बन सकती है। तो सबसे पहले स्वागत है चंदन। बहुत धन्यवाद रंजन जी। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। मैं भारतीय रेलवे के धनबाद डिवीज़न के बरवाडी लॉबी में पोस्टेड हूँ। वहाँ पे लोको पायलट के पदे पे कार्यरत हूँ जी। फिर आज रंजन जी ने मुझसे आग्रह किया तो मैंने सोचा अच्छी बात है, अगर इससे किसी गाँव के किसी बच्चे को अच्छी मोटिवेशन से मिलती है, वो कुछ सीख सकते हैं, कोई बात नहीं, ये अच्छी पहल है रंजन जी के द्वारा। बस इस कार्य में आप तन मन और मेहनत से एकदम लगे रहें। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, बस उसके करने के प्रति संलिप्तता कितना ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत अच्छा लगा रंजन जी का ये पहल, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बताइए कि कैसे रेलवे में जाने का जज्बा आपको कहाँ से मिला? कैसे? रंजन जी, ऐसा है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे उस समय पे ऑनेस्टली बोलूँ तो हम लोगों को नहीं मालूम था कि हम लोगों को किस कैरियर में सक्सेस करना है। बस हम लोगों को मोटिवेशन से अपने सीनियर से मिलता था कि वो बंदा पढ़ के और उसका अच्छा नाम हो रहा है, वो ज़्यादा रैंक अच्छा ला रहा है तो गांव में उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है। बस पहला मोटिवेशन हम लोग को यही था कि हम लोग को ही पढ़ के और अच्छे बच्चों के गिनती में आना है, कि ताकि कोई लोग देखे तो ये माने कि नहीं बच्चा ठीक ठाक है। क्योंकि मेरे गाँव में पढ़ाई का बहुत क्रेज़ रहा है। गाँव में पढ़ाई करने वालों के प्रति लोग सभ्यता से पेश आते हैं। तो ये हार्दिक इच्छा हमेशा से रहा कि मैं मतलब इस कदर पढ़ूं कि कम से कम गांव में लोग मुझे अच्छे रिपूटेशन से देखें, अच्छे लोग अच्छों की तरह माने। और फिर जहाँ तक रहा बात रेलवे में तैयारी का मोटिवेशन, तो जब मैं 8-9 में पढ़ रहा होता था, और आप समझते ही है उस समय मैं आपको बताऊं रंजन जी, इतना क्रेज़ नहीं था सोशल मीडिया को लेके, ना टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप थी। गाँव में रेडियो, साइकिल, घड़ी ये होना बहुत बड़ी बात हुआ करता था। तो जो मेरे टीचर्स हुए करते थे, वो चाहे अशोक सर हो, नरेश सर हो, ये सब मेरे टीचर्स जो जिनको हम बहुत अवेयर किए हैं, जिनको माने हैं, जिनसे मोटिवेशंस मिला है। वैसे और भी काफ़ी सीनियर्स हैं जिनसे मोटिवेशंस मिला है, पर इन लोगों को जब देखते थे और ये उस वक्त पे रेलवे की तैयारी कर रहे होते थे, तो उस वक्त में हम लोगों के दिमाग में आता था, यार मेरा जो शिक्षक है जो इतना तेज़ है वो कहीं ना कहीं फेल हो जा रहा है। तो भाई हम लोग इस कदर मेहनत करेंगे कि हम लोग जब पहला अटेम्प्ट वो देने जाएँ तो वहाँ हम लोग को क्रैक करना है। बस इसी मोटिवेशंस को लेके मैं आगे बढ़ा रंजन जी, और बहुतों का साथ रहा और किस्मत का भी साथ रहा, और बस हो गया। 10 में मैट्रिक दिए, 13 में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ मेरा, 14 में ये वैकेंसी आई, 15 में एग्ज़ाम हुआ और 16 में फिर मेरा सिलेक्शन। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, और मैट्रिक के एग्ज़ाम से मैं बता दूं कि उस समय 2010 से पहले कपिल भैया थे गाँव के, जिनका मैट्रिक में 87% था 1982-83 के समय। उसके बाद से वो आज तक ब्रेक नहीं हो पाया था, लेकिन 2010 में सबसे बड़ा परसेंटेज गया था। कितना परसेंटेज था सर आपका? मेरा उस समय पे था 84-85 के एग्जैक्ट था। 85। उसके बाद इन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक गया से डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, और 2016 में इन्होंने रेलवे की नौकरी ज्वाइन की। इसी कड़ी में आप बताइए कि आप बचपन से अपनी पढ़ाई कहाँ की थी? मेरा प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय, उस समय पे एनईआई हुआ करता था, नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बाद में किसी रीजन्स के कारण उसका नाम बदल दिया गया और बाद में वो हो गया आज़ाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो मैं बचपन से उसी विद्यालय में पढ़ा हूँ। साथ ही साथ हमारे गांव का ही सरकारी विद्यालय था, जो उस समय पे हम लोग वहाँ भी जाया करते थे, क्योंकि उस दौर में वहाँ के शिक्षक भी बहुत लाजवाब हो गए थे। जब ये 2006 की नई वैकेंसीज आई थी लालू प्रसाद यादव जी की गिव एंड टेक वाला, तो उसमें हमारे विद्यालय में जितने शिक्षकों का सिलेक्शन हुआ था वो ज़्यादातर या तो हमारे ही शिक्षक थे या तो बाहर से आए हुए वैसे शिक्षक थे जो वेल क्वालिफाइड थे। और उन लोगों के बारे में बताओ रंजन जी, मैथ्स का मैं बताता हूँ। एक ब्रह्मदेव सर के बोल के हुआ करते थे रंजन जी, मैथ्स बहुत वीक हुआ करता था हम लोगों का उस समय पे। बस मैथ्स इतना पढ़ते थे कि सर से मार नहीं खाए, पर वो ब्रह्मदेव सर मतलब लालच दे के, एक कलम का, एक चॉकलेट का लालच दे के कि जो बंदा सबसे पहले बनाएगा, मतलब वो मोटिवेशन उसका कोई कंपैरिजन नहीं है रंजन जी। मैं बताऊं आपको कि वहाँ से आप जब तैयारी कर रहे थे तो किस तरह से परेशानी हुआ आपको, चाहे किताब खरीदने में हो चाहे पढ़ने में हो, क्योंकि उसमें तो बिजली की व्यवस्था थी नहीं,
तो लैंप से और लालटेन से हम लोग पढ़ा करते थे, तो कैसे परेशानी आपने झेला? रंजन जी, मैं ईमानदारी से कहूँ तो उस समय पे परेशानी जैसा कोई चीज़ था ही नहीं। जो परेशानियाँ आज हम यूथ में देखते हैं कि आज का यूथ किसी सीनियर से अगर सजेशंस ले रहे हैं तो आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते उसको, उस समय आप उसको डांट नहीं सकते। लेकिन हमारे दौर में ऐसा नहीं था। हम लोग अगर किसी से बुक लेने भी चले जाते थे तो वो हंसते हंसते बुक हम लोग को देता था। और उस समय पे फाइनेंशियली कंडीशंस इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे कि सारे स्टूडेंट्स के पास नए नए बुक्स रहे, इसीलिए कुछ बुक्स हम लोग खरीदा करते थे, जो मेरे पास नहीं वो मेरा दोस्त खरीद के रखा होता था और हम लोग वैसे एक्सचेंज करके पढ़ते थे। उस समय पे मन में थोड़ा भी बाहर से जब लोग आया करते थे तो हम लोग एक जगह ही पढ़ते थे। आपको मालूम ही होगा, हम लोग लाल किला में रात में पढ़ते थे। जिस विद्यालय में दिन में पढ़ते थे उसी विद्यालय में रात में पढ़ते थे। वो एक ग्रुपिंग कल्चर पढ़ने का एक हिस्सा था, ग्रुपिंग आज कल्चर। के डेट से रंजन जी तुलना करें तो हम लोग तीसरे चौथा क्लास से वहाँ पढ़ रहे हैं। आज का तीसरा चौथा क्लास का बच्चा पहले के तीसरे चौथे क्लास के बच्चे से ज़्यादा मैच्योर है, बावजूद इसके पढ़ने में वो पीछे है। पर उस समय ऐसा नहीं था, लोग बुलाते थे, पढ़ाते थे, करते थे। जहाँ तक रही बात तैयारी में प्रॉब्लम का, तो उस वक्त पे सिलेबस का बहुत इशू हुआ करता था, क्योंकि डिजिटली हम लोग इतने आगे नहीं थे कि हम लोग को पता चल सके। इसलिए पूरा पैटर्न हम लोग अपने सीनियर से ही देखते थे, उन्हीं से सीखते थे। और उस समय पे गांव में एक बहुत अच्छा कल्चर हुआ करता था कि किसी एक बंदे का जॉब किसी प्रोफेशन में लगा तो पूरा यूथ उसके पीछे लग जाता था, समझे। और वो जॉब को मतलब खा जाता था पूरा गाँव वाला। अगर किसी का एयरफोर्स में लगा एक बंदे का, पीछे से 10-10 लोगों का एयरफोर्स में लगा। ट्रैक्स मिल जाते थे, रेलवे में किसी का लगता था तो रेलवे में लग जाता था। तो आप गांव में सक्सेस रेट को इस कदर से देख सकते हैं। और जब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आज वो सक्सेस रेट कहाँ गिर रहा है, तो वो सक्सेस रेट दोनों जगह गिर रहा है। एक तो इस बैलेंसिंग, मॉडर्निज्म, आधुनिकीकरण, सारे सिलेबस का आधुनिकीकरण हो गया है। और आज के बच्चे भी उसी पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं जिस पैटर्न पे हम लोग किया करते थे। तो अनसक्सेस रेट का ये भी बहुत बड़ा रीज़न रहा है जी। तो हम लोग को ये चीज़ नहीं फेस करना पड़ा, तो हम लोग को ट्रैक आसानी से मिल गया। आज के बच्चे ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज के बच्चों का सर्विस नहीं लग रहा, जॉब नहीं लगा, बिल्कुल लग रहा है। अगर आपका नहीं लग रहा है तो आप उस प्रोसेस पे ध्यान देने का ज़रूरत है। जी, बहुत अच्छा कहा आपने। मैं बता दूं आपको कि हम तिलैया गाँव में हैं और ये बिहार राज्य के गया जिले के तिलैया पंचायत का एक गाँव है। अगर आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी कि सबसे अधिक नौकरी लगने वाले गांव या सरकारी नौकरी में कार्यरत गांव, यहाँ लगभग 500 से 600 घर है, जिसमें 300 से अधिक नौकरियां हैं। सभी क्षेत्रों संघ की स्थापना हुई थी, जो एक मार्गदर्शन के रूप में भूमिका निभाया था बच्चों को, यूथ को जो भटके हुए थे। गाय चराना, भैंस चराना ये हमारा पेशा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे गाँव के लोगों ने इस चीज़ को समझा, सत्य संघ का स्थापना हुआ और युवा बच्चों को एकजुट किया और पढ़ाई के माहौल में लगाने के बाद आज रेशियो ऐसा है कि गाँव में 300 से अधिक नौकरियाँ हैं और काफ़ी कुछ प्रेरणादायक है। इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इसमें तिलैया के बारे में, इनकी ड्यूटी के बारे में कि ड्यूटी आप कैसे कर रहे हैं, क्या परेशानी आता है ड्यूटी के बारे में, क्या कभी लगता है आपको कि ड्यूटी छोड़ के चले जाएंगे घर, क्योंकि रेलवे में तो सिस्टम होता है कि कभी भी आपको कॉल किया जा सकता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। तो कैसे मतलब परेशानी हो रहा है या काफ़ी मज़ा आ रहा है आपको? हम लोगों का जो जॉब है उसका प्रोफेशन है, लगभग सभी को मालूम है कि आउट ऑफ टाइमिंग है, आउट ऑफ शेड्यूल है। तो हमेशा तो कार्य करने का इच्छा नहीं होता, लेकिन जब कभी लगता है कि भाई बड़ा मुश्किल आता है, विशेषकर रात्रि के समय में जब कॉल वॉल आता है ड्यूटी के लिए जब आपको जाना है, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा मतलब ये लगता है कि यार बड़ा मुश्किल से बड़े गलत प्रोफेशन में फंस गए हैं। पर सेवा देना है तो किसी न किसी को तो देना ही होगा, और आज के बच्चे वहाँ पहुँचने तक के लिए भी बहुत मशक्क़त कर रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत मशक्क़त है, पर हाँ जब कभी इच्छा नहीं करता वहाँ पे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि भाई अब चलो एक बार और लगते हैं और अब इसको बदलते हैं। और यहाँ क्या कभी ऐसा लगा कि अब सब कुछ छोड़ के चला जाता हूँ घर आराम से, क्योंकि 10 साल जॉब यंगस्टर होने के नाते ये तो लगता ही है कि मेरे काफ़ी दोस्त गांव में है, घर में है, खेलने का माहौल है, कल्चरली सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो लगता है। पर फिर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिर आज के गांव के काफ़ी सारे युवा जो विद्यार्थी हैं, लड़के लड़कियां, वो रेलवे में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर हो या सेक्शन कंट्रोलर हो या जेई का हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो। तो आप उन्हें किस तरह की राय देना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे कि हाँ किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, किन चीज़ों पर फोकस करनी चाहिए, और रेलवे कैसी जॉब है, प्रमोशन सिस्टम कैसा है, क्या वह सिक्योर जॉब है, ईमानदारी का वहाँ पे कितना वजन है, इसके बारे में? रंजन जी, जैसे मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है रेलवे में काम करने का, क्योंकि मैं लोको पायलट रहा हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादातर काम गाड़ी चलाना ही रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी प्रोफेशंस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी है।
तो रेलवे भारत की सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली संस्था है। तो ये तो है कि उसमें पोटेंशियल है, उसमें संभावना है कि ज़्यादा वैकेंसी जाती है तो होने का संभावना ज़्यादा है, लेकिन तब है कि इतना आसान भी उसको नहीं लिया जा सकता है। उसके लिए आपको टाइमिंग का पाबंद तो होना ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशंस बढ़ रहे हैं, रेशियो ऑफ जॉब्स घट रहे हैं, तो आपको अपने स्किल्स तो बढ़ाने होंगे। और आज का यूथ यहीं पे सबसे ज़्यादा मार खा जा रहा है, सोशल मीडिया के पीछे, डिजिटल क्रिएशन के पीछे। मैं ये नहीं कहता हूँ गलत प्रोफेशंस है, पर क्या ही वो आपका परमानेंट सोल्यूशन है? अगर नहीं है तो फिर आपको प्रोफेशंस के तौर पे जिस चीज़ में कैरियर बनाना है वहाँ भी फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ अपने चाहत को पीछे नहीं छोड़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सक्सेस होने के पीछे इतना आगे निकल जाएं कि अब आपकी चाहतों का कोई मोल ही नहीं रहे। तो इन बातों को ध्यान देते हुए भी सक्सेस किया जा सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। रेलवे में रहा बात प्रमोशंस का रंजन जी, तो हर डिपार्टमेंट से प्रमोशंस हैं लगभग, और अगर जिस डिपार्टमेंट में प्रमोशंस नहीं है तो वो आपको मौके देते हैं कि आप उस डिपार्टमेंट से निकल के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाएं। जहाँ तक रहा मेरा बात, तो मेरा सिलेक्शन 2016 में हुआ। 2016 में मैं ज्वाइन कर गया, 2018 में मैं सीनियर असिस्टेंट हो गया और 2023 में लोको पायलट बन गया। 23 में लोको पायलट बनने के बाद 4, 5, 6 सालों का कार्य मेरा गुड्स ड्राइविंग का रहेगा। और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से होते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, हमारे धनबाद डिवीजन की बात है, तो कुछ साल वहाँ पे गुड्स चलाऊँगा और जॉब ऑफ लेंथ के हिसाब से समय आने पे फिर कोचिंग मिलेंगे, पैसेंजर्स मिलेंगे, फिर कोचिंग ट्रेनर्स मिलेंगी, उसके बाद वंदे भारत और राजधानी और वंदे भारत चलाने का सपना भी एक बहुत बड़ा सपना है। बस ये मेरी इच्छा है, अगर मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं राजधानी चलाऊँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और बाकियों से उम्मीद है कि भाई वो भी आप पहुँच सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है मेरे दोस्त, आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं। बस आपको टेक्निक बदलने की ज़रूरत है, टाइम बदलने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर होने का ज़रूरत है और रियलिटी के पास रहने का। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद चंदन भैया, हमारे चैनल पर आकर के इतना लोगों को शिक्षा देने का काम किया और मोटिवेट करने का काम किए हैं। और अभी हम जिस जगह बैठे हैं ये तिलैया गांव के पीछे का इलाका है, और ये आपको पीछे के लोकेशन में आपको पुआल दिख रहा होगा। इस पुआल से याद आया कि बचपन हम लोग इसी पुआल पर बैठा करते थे, इसी पर सोया करते थे, और यही हमारे बैठने का जरिया हुआ करता था। क्योंकि हम लोग ना ग्रुपिंग कल्चर पर ज़्यादा फोकस करते थे। एक ही ग्रुप में एक लैंप हुआ करता था और 7-8 बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठ करके पढ़ा करते थे, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप चला करते थे। तो और लेकिन बस आज का समय में अंतर इतना है कि पहले बिजली नहीं थी तो समर्पण ज़्यादा था, और आज बिजली घर घर आ गई है, तो शायद पढ़ने की स्थिति थोड़ी सी कमी रह गई है, ये कल्चर में कमी आई है। और इसका अब लास्ट अंत में आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि युवाओं को, जो आजकल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं गाँव में रेलवे को लेकर के, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वे आगे बढ़ें और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, किन चीज़ों को अवॉइड? धन्यवाद रंजन जी, आपने मुझे बुलाया इस अपने पॉडकास्ट में, अच्छा लगा। और ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस रहा है पॉडकास्ट का। तो जहाँ तक बात है युवाओं को संदेश देने का, तो मैं बताऊँगा कि जो बच्चे अंडर 10 हैं उसके लिए बच्चों से ज़्यादा गार्जियंस को अवेयरनेस होने का ज़रूरत है। क्योंकि जिस माहौल में हम लोग पढ़े थे उस गाँव में गार्जियंस तो इलिटरेट थे, अनपढ़ ही थे, लेकिन तब था कि बच्चों के ऊपर इतना दबाव तो था, उनको मालूम है कि उनका बच्चा पढ़ रहा है अथवा नहीं पढ़ रहा है, या तो वो अपने शिक्षक से शिकायत किया करते थे, इस डर से बच्चे पढ़ा करते थे। पर आज के डेट्स में वही गार्जियन अपने बच्चों को मारने, पीटने, डांटने या समझाने पे उसी शिक्षक को दोष दे रहे हैं। हालांकि कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इस चीज़ के, ऐसा नहीं है, पर वो डर निकल गया। और जितना सोशल मीडिया बढ़ रहा है, जितना अज्ञानी चीज़ें इतना ईजिली विस्तृत हो रही है, ज्ञान का चीज़ कम रूप से विस्तृत हो रहा है, तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो गार्जियंस को वहाँ पे अवेयर होने की ज़रूरत है, उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनका बच्चा क्या देख रहा है या क्या पढ़ रहा है। जहाँ तक रही बात तैयारी करने वाले हम उम्र बच्चों की या हम उम्र दोस्तों की, तो उनको अपनी टेक्निक में परिवर्तन करने की ज़रूरत है और अपने थॉट्स में परिवर्तन करने का। वो एक साथ इतने सारे चीज़ों की तैयारी में उलझे हुए हैं कि किसी एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, उसके सिलेबस को ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, पहला। दूसरी बात, वो तैयारी ओल्ड पैटर्न से कर रहे हैं, वही मुगल, वही बादशाह, जबकि सिलेबस काफ़ी बदला, चाहे इकोनॉमिक्स आ गए हो, चाहे पॉलिटिक्स आ गए हो, चाहे मॉडर्निटी आ गया हो, आधुनिकीकरण आ गया हो, तो इन चीज़ों के बारे में वो डिस्क्रिप्शन नॉलेज ही नहीं ले पा रहे हैं, उसी प्रोसेस से हिस्सा करें। फिर ग्रुपिंग की कमी, मैं तो गाँव में आता हूँ, आप भी वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से कि वो दौर था जब आप कहीं भी आइए तो 4 ग्रुपिंग मिल जाता था, कहीं भी आप बैठ जाइए तो पढ़ाई की बात होने लगती थी। आजकल तो मोबाइल का ग्रुपिंग मिल जाता है, मोबाइल का ग्रुपिंग मिल जाता है कि हॉटस्पॉट तुम ऑन करो, हमको वाईफाई दे दो, तो फिर कैसे होगा रंजन जी? सक्सेस रेट का ये जरिया है गिरने का। गाँव की चीज़ों पर अच्छा प्रकाश डाला इन्होंने, और उम्मीद करते हैं कि जो युवाएं सुन रहे हैं
वो इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। और एक मोटिवेशन जर्नी जो होती है कि गांव से बहुत ही कम संसाधन में, जो कहा जाता है कि मतलब ऐसे हम अपने इंटरव्यू में और ऐसे लोगों को लाना चाहेंगे जो अत्यंत गरीबी झेल करके अब सफलता प्राप्त किए हैं। कुछ तो ऐसे मतलब कि कहानियाँ आती है कि जो मतलब जो बच्चे पढ़ लिख करके जो कॉपी का जो पेज होता है वो फाड़ के कहीं फेंक दिया करते थे। तो कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ विद्यार्थी थे जो अभी जॉब में हैं, वो उन कागज़ों को चुन करके और एक नया कॉपी बनाते थे और उस पर पढ़ाई लिखाई किया करते थे। तो वो भी हमारे इंटरव्यू पे आएंगे। अरे जरूर रंजन जी, हमने ऐसे लोगों को देखा है कि वो सिर्फ किसी के बच्चे को इसलिए गोदी लिए हुए हैं ताकि उनको गोदी लेने के बदले 50 पैसे 10 पैसे मिले और उस पैसे से वो कॉपी खरीदेंगे, अथवा उनके यहाँ कोई कॉपी ऐसे फेंका हुआ पड़ा हुआ हो जिसमें 4-5 पेज बचा हुआ हो। रंजन जी, ये रियल फैक्ट्स है जहाँ से हम लोग देखे हैं, उनको देखे हैं। वो भी मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा जरिया। वो 4 पेज फाड़ के फिर उसको सीना, उसको कॉपी बनाना, तो ये बेहतर मोटिवेशन के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है रंजन जी। तो अगर आप ये देख के नहीं सीख सकते हैं तो फिर आप एपीजे अब्दुल कलाम और गांधी जी को देख के क्या ही सीखेंगे। जी, तो दर्शकों को मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस कहानियां हमारे गांव में मौजूद हैं, जो बहुत ही गरीब तबके से उठ करके आज सरकारी नौकरी में सेवा दे रहे हैं। और कैसे उनकी जर्नी रही, संसाधनों के अभाव में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने। तो सारी जर्नी को हमारे इस चैनल पे दिखाया जाएगा। आप बने रहें। बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम फिर से। और इस चैनल पे बने रहें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी हम ऐसे और मोटिवेशनल जानकारी आपके सामने इकट्ठा करेंगे। तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए आप। हेलो गाइज, मेरे दोस्त रंजन जी हैं। आज पहली बार इनके अनुरोध पे मुझे भी अच्छा लगा कि गाँव के बारे में हम लोग बात की कर सके, इसी बहाने बात कर सके। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इस तरह के मोटिवेशंस और भी मिलेंगे, जानकारी और भी मिलेगी जो रियलिस्टिक है, जो वास्तविकता, जो देख के बड़े हुए हैं हम लोग। इसमें कोई बनावटी नहीं है। थैंक यू रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद।